नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का मेरे चैनल IQ स्टडी जय हो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए जियोग्राफी लुसेंट का MCQ 2 पार्ट ला चुका हूं, जिसमें 7 चैप्टर हमारा हो चुका है। आज हम तीसरा वीडियो ला रहे हैं, जिसमें 8वें चैप्टर शुरू करेंगे और 8वें चैप्टर का नाम है भूकंप। तो आइए समय को न बर्बाद करते हुए चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो भूकंप की। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो भूकंप विज्ञान। आइए, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो भूकंप केंद्र। भूकंप मूल यानी फोकस वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। आइए देख लेते हैं। जैसे हमारा सपोज करिए लैंड है, यदि यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है तो ये फोकस है, और जिस बिंदु पर ये सबसे पहले पहुंचेगा ऊपर भूपृष्ठ पर, यह एपी सेंटर कहलाता है। एपी सेंटर या अधिकेंद्र। तो आइए आगे चलते हैं। अधिकेंद्र यानी एपी सेंटर भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। अभी मैंने आपको बताया। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र या एपी सेंटर। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। भूकंप में धरातली तरंगे होती हैं, तो एल तरंगे, इन्हें हम लैंड वेव्स भी कहते हैं। कौन सी? लैंड वेव। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? तो दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा सम भूकंप रेखा कहलाती है। सत्य है। सम भूकंप रेखा का आकार नियमित नहीं होता है दोस्तों, यह असत्य है, क्योंकि अनियमित होता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सह भूकंप कहलाते हैं, तो ये भी सत्य है दोस्तों। उसके बाद भूकंपीय तरंगों का अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ कहलाता है, ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा असत्य है। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9 से। एक मिनट दोस्तों, ये हमारा प्रश्न संख्या 10 था। प्रश्न संख्या 11 से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है, सही है। रिक्टर स्केल एक लॉगरिथमिक स्केल होता है, ये भी सत्य है दोस्तों। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, तो ये भी सत्य है। तो इसका मतलब इसमें से ऐसा कोई नहीं जो सही नहीं है। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी। जो भूकंप समुद्र के अंदर आता है उसे सुनामी कहते हैं। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भूकंप है। विश्व के सर्वाधिक यानी 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें सुनामी कहते हैं। यानी भूकंप यदि समुद्र के अंदर आए तो इन्हें सुनामी कहा जाता है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी है। एक मिनट दोस्तों, सुनामी जापानी है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान में। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो यस वेव। इसे यस वेव यानी इसे सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। यस मतलब सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव्स। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो सम भूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सह भूकंप रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता मिलाती है तो सम भूकंप रेखा कहलाएगी, और एक साथ अनुभव करने पर सह भूकंप रेखा। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत हुए, इसे याद रखिए, वरना एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे प्रश्नों का। सम भूकंप रेखा का आकार प्रायः कैसा होता है? तो अनियमित होता है। भूकंप का कारण क्या है? तो भूकंप का कारण है दोस्तों टेक्टोनिज्म। अग्निवलय यानी सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहा जाता है जहां कुल भूकंप का लगभग 68% पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। एक मिनट, अग्निवलय दोस्तों हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी, क्योंकि सुनामी जो हमारे समुद्र में घटित होती है इसलिए धरातल पर नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 हो चुका है। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अननुमेय प्रकृति आपदा है? तो भूकंप, यानी जिसका हमें अनुभव नहीं लग सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों का कारण बनता है? तो एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन, इसी वजह से।
आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 9 ज्वालामुखी देखते हैं। भूकंप हमारा हो चुका है। निम्नलिखित में से किससे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को। ज्वालामुखियों के बारे में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? आइए देख लेते हैं। यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ में पिघली चट्टानें, मैग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। सत्य है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वत भाग का विस्तार हो जाता है। ये भी सत्य है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। तो दोस्तों ये तीनों सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी को उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है जिनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? तो जागृत है, मृत है, प्रसुप्त है, जबकि यौगिक नहीं है। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? तो जागृत ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? तो सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर आता है उसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? तो पेले अश्रु की उत्पत्ति दोस्तों ज्वालामुखी उद्गार के समय होती है। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातली चट्टानों के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? तो इसे पायरोक्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। पायरोक्लास्ट। जब लावा और चट्टान एक साथ हैं तो इन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्न से किससे संबंधित हैं? तो क्रेटर तथा काल्डेरा जो हमारी हैं ज्वालामुखी क्रिया संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी संबंधित नहीं है? तो क्रेटर है, काल्डेरा है, गेसर है, जबकि फियोर्ड नहीं है। किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता? लावा पठार है, लावा मैदान है, सील तथा डाइक है, जबकि विसर्प नदी से बनता है ना कि ज्वालामुखी से। डाइक क्या है? तो डाइक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। काल्डेरा संबंधित है तो ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अग्निवलय, सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो प्रशांत परिमेखला को। लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पैंटपॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य? आइए देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक क्षेत्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ मड बाहर निकलता है। सत्य है। इसके साथ समांतर गेसर पाए जाते हैं। ये भी सत्य है। पैंटपॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ये भी सत्य। दोनों सभी कथन सत्य है दोस्तों। विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर के आसपास। आइए देखते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं कहाँ पर घटित होती हैं दोस्तों? तो विनाशात्मक प्लेट किनारों पर। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं तो कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? 1 मिनट देख लेते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो हमारे हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? तो अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी जो है प्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है दोस्तों? तो हमारा जो है माउंट किलिमंजारो ये ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जबकि माउंट फिजियामा, माउंट एटना। 1 मिनट दोस्तों शायद कुछ कन्फ्यूजन हुआ है। माउंट किलिमंजारो है, माउंट ब्लैक नहीं है। माउंट ब्लैक हमारा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है, जबकि माउंट एटना, माउंट फिजियामा और माउंट किलिमंजारो तीनों ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ पर है? तो इक्वाडोर में। स्ट्रोम्बेली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो जागृत है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो तंजानिया में, अफ्रीका महाद्वीप में है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? तो जापान का। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। तो सिसिली का स्ट्रोम्बेली। फौसा मैग्ना क्या है? फौसा मैग्ना एक ज्वालामुखी है। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये अंटार्कटिका में है। कहाँ पर? अंटार्कटिक महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? तो सिसिली पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो ज्वालामुखी पर्वत नहीं है वो आपका है वासजेज पर्वत, जबकि फ्यूजियामा, एंडीज और वेसुवियस ज्वालामुखी है। वेसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इटली में। मौना लोआ उदाहरण है तो दोस्तों जो हमारा मौना लोआ है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो क्राकाटाओ स्प्रेटली द्वीप समूह में स्थित है। आइए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, आइए देख लेते हैं। एटना इटली में सही है, पोपा म्यांमार में है, फ्यूजियामा जापान में, जबकि क्राकोटाओ मलेशिया में नहीं है दोस्तों। जहाँ तक मुझे लगता है क्राकोटाओ इंडोनेशिया में, फिर भी आप लोग एक बार इसका कमेंट आंसर जरूर कमेंट करिए। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका में है, तंजानिया देश में। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है, तो पेरू में है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 41। ज्वालामुखी यानी पायरोक्लास्ट क्या होता है, तो तप्त सेल के टुकड़े और लावा जब एक साथ होते हैं तो उन्हें पायरोक्लास्ट कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 42 से देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुसुप्त रहने के बाद या सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था, तो दोस्तों हमारा ज्वालामुखी माउंट पिनेटुबो। तो आपको क्वेश्चन में भी पूछ सकता है माउंट पिनेटुबो कहाँ पर है, तो फिलीपींस में। क्रेटर एंड ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, तो कीपाकार। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है, जबकि अमोनिया, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है, तो 80 से 90%। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी क्षेत्र फिलिपाइन द्वीप समूह है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, शांत ज्वालामुखी देवमंद सही है, जागृत ज्वालामुखी स्ट्रॉम्बेली ये भी सत्य है, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकोटाओ सत्य है, निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना गलत दोस्तों, एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रॉम्बेली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो स्ट्रॉम्बेली दोस्तों हमारी ज्वालामुखी है लिपारी द्वीप में है। आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो दोस्तों है हमारा विश्व का माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस महाद्वीप में, तो अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है, तो इनमें से दोस्तों जो प्रसुप्त है क्राकाटाओ है। निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, आइए देखते हैं। इसमें से जो सक्रिय नहीं है वो किलिमंजारो है। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है दोस्तों, तो इसमें से जो दोस्तों मृत ज्वालामुखी नहीं, मानालोआ सक्रिय है, बाकी तीनों मृत हैं। 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पाई थी, तो अलास्का में, यूएसए अलास्का में। विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों को प्रकार का सही आरोही यानी बढ़ता क्रम क्या है, तो आइए देख लेते हैं इसका जो बढ़ता क्रम दोस्तों। इसमें ऑप्शन होगा बी हवाई तुल्य, उसके बाद स्ट्रॉम्बेली, फिर वॉल्केनियन तुल्य, फिर पिलियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उत्पन्न होता है, तो सबसे ज़्यादा विस्फोट दोस्तों उत्पन्न होता है पिलियन तुल्य में। पेले के बाल, पेले हेयर का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से है, तो हवाई तुल्य से। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के आकार की होती है दोस्तों, तो गोभी के आकार का जो ज्वालामुखी वॉल्केनियन है। आइए प्रश्न संख्या 59 से देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है, तो विसुवियस ज्वालामुखी को। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, तो प्रशांत महासागर से। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो कहाँ पर ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है, तो जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो क्रेटर। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। 9 हमारा हो चुका ज्वालामुखी, 10वां है पर्वत, पठार एवं मैदान। आइए शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, तो दोस्तों हमारे पर्वतों का विस्तार जो है 26% भाग पर पाया जाता है। पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है, तो द्वितीय श्रेणी। पर्वतों पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 1%। पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो दोस्तों हमारा जो सिद्धांत है जॉली ने दिया था। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, तो कोबर ने। विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी, तो 30 मिलियन वर्ष पूर्व। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है, तो इसमें जो नवीनतम पर्वतमाला दोस्तों है यह है यूराल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है, तो हिमालय जो है वलित पर्वत का उदाहरण है। एंडीज पर्वत उदाहरण है, तो एंडीज पर्वत वलित पर्वत का ये भी है। अवशिष्ट पर्वत इसमें कौन सा है दोस्तों, तो इसमें जो हमारी अवशिष्ट पर्वत कौन सा नहीं है, तो हमारा दोस्तों अवशिष्ट पर्वत इसमें जो है फ्यूजियामा नहीं है, अवशिष्ट पर्वत नहीं है, जबकि अरावली, अपलेशियन और विंध्याचल ये तीनों अवशिष्ट हैं। निम्न में से कौन भ्रंशोद पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है, तो इनमें से सभी ब्लॉक माउंटेन है, वासजेज, सियरा नेवादा और ब्लैक फॉरेस्ट।
रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये सभी वलिज पर्वत हैं। इसका जो दोस्तों ट्रिक है, इसका ट्रिक है URA हिमालय, URA हिमालय, U से अल्पस, R से रॉकीज, A से एंडीज, हिमालय से हिमालय और A से अपलेशियन, URA हिमालय। आइए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो एक मिनट दोस्तों, इनमें से जो नवीन वलित पर्वत है ये हमारा है आल्पस। निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इनमें से जो वलित पर्वत है हिमालय है। आइए प्रश्न संख्या 15 से देखते हैं। सुमेलित करना है। आइए देख लेते हैं। अवशिष्ट पर्वत, दोस्तों जो अवशिष्ट पर्वत है ये हमारी नीलगिरी है। ज्वालामुखी पर्वत दोस्तों हमारा है मैना लोआ। वलित पर्वत हिमालय और खंड पर्वत ब्लैक फॉरेस्ट। तो इसका हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 15 का डी हो जाएगा, यानी कि 2134। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो टेथिस से। दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी आल्पस जो है न्यूजीलैंड में है। आल्पस नहीं दोस्तों, आल्पस और दक्षिणी आल्पस में आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। जब भी दक्षिणी आल्पस लगे तो न्यूजीलैंड आप लोग हमेशा टिक करिए। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कार्य करता है या जाना जाता है? तो रॉकीज। विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एंडीज, जो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब भी पहाड़ी के आगे कलर लगे तो आप लोग समझ लीजिए ज़्यादातर संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। पॉइंट पेड्रो अथवा पिड्रूटा गाला निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दोस्तों एक मिनट, जो हमारा पॉइंट पेड्रो अथवा पिरूटा गाला पर्वत शिखर है ये है श्रीलंका में। एंडीज पर्वतमाला चोटी सर्वोच्च चोटी कहाँ की है? तो इसकी दोस्तों एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एकांकागुआ। आइए प्रश्न संख्या 23। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है तो तंजानिया में। उत्तर अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी दोस्तों माउंट मैकिन्ले है। आइए सूची का मिलान करते हैं इसमें। तो जो हमारा अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत हमारा अवशिष्ट पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट ब्लॉक पर्वत है या भ्रंशोत। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी पर्वत है और आल्पस वलित पर्वत है। तो इसका दोस्तों हमारा ऑप्शन होगा इसमें से हमारा ऑप्शन है बी 2413। फिर सुमेलित करना है। आइए इसे भी मिलाते हैं। अर्जेंटीना दोस्तों जो है इसमें हो जाएगा माउंट एकांकागुआ। उसके बाद इक्वाडोर चिम्बाराजो में, तंजानिया किलिमंजारो में और संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट मैकिन्ले। यानी इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा साझा करने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा साझा करने वाला पर्वत है पेरिनीज। यूरोप में आल्पस, उत्तरी अमेरिका में रॉकीज तथा दक्षिण अमेरिका में एंडीज किसका उदाहरण है? तो ये हमारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों नेपाल में है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी दोस्तों जो है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो 33%। पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 9% जनसंख्या। पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो इसमें से दोस्तों खनिज तेल नहीं पाया जाता, जबकि कोयला, लौह अयस्क और मैग्नीज पाया जाता है। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो अंतरा पर्वतीय पठार। पर्वतों के अंदर पठार जो है, पर्वतों के पदों यानी फुट हिल्स अर्थात किसी पर्वत के सहारे स्थित पठार को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उन पठारों को पर्वतपदी पठार कहा जाता है। निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो दोस्तों इसमें से जो है हमारा छोटा नागपुर का पठार ये अंतर पर्वतीय नहीं है, जबकि मैक्सिको का पठार, तिब्बत का पठार और बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है तो इन सब ऑप्शनों में से पेटागोनिया नहीं है, जबकि तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार और बोलिविया का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्वतपदी पठार है?
तो इनमें से जो पर्वत पदी दोस्तों पेंटागोनिया का है, जबकि ये हमारा बोलिविया और तिब्बत अंतरपर्वतीय पठार है। आइए प्रश्न संख्या 39 से देखते हैं। मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में है? तो मेसेटा का पठार हमारा स्पेन तथा पुर्तगाल पे है, के बॉर्डर पर है। टेलीग्राफिक पठार निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो टेलीग्राफिक पठार दोस्तों जो हमारा है वो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में है? तो पोटवार हमारा है पाकिस्तान में। लोयस पठार कहाँ पर है? तो लोयस का पठार चीन में है। सूची मिलाना, आइए दोस्तों सूची मिलान कर लेते हैं। जो अनातोलिया का पठार है वह तुर्की में, अबिसिनिया का पठार इथोपिया में है, मेसेटा का पठार स्पेन में, एशिया माइनर पठार ईरान में। 1 2 3 4। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या ये कौन सा था दोस्तों? 44। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। तिब्बत का पठार निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमालय पर्वत तथा क्यूनलून के मध्य है, हिमालय तथा क्यूनलून। लोयस का पठार है तो लोयस का पठार एक पवनकृत पठार है, पवन द्वारा निर्मित पठार है ये। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो पामीर को दोस्तों विश्व की छत कहा जाता है। तुर्की में अनातोलिया का पठार किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो दोस्तों तुर्की में अनातोलिया का पठार है हमारा, ये जो इन दोनों, एक मिनट दोस्तों, जो तुर्की में अनातोलिया का पठार किनके मध्य है? तो पेंटिक तथा टॉरस, पोंटिक तथा टॉरस के मध्य है। रांची का पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो जो रांची का पठार दोस्तों है एक उत्थित पेनीप्लेन है। बोलिविया के पठार पर निम्न में से किस धातु का सर्वाधिक उत्खनन किया जाता है? तो बोलिविया के पठार पर टीन का सर्वाधिक उत्खनन होता है। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान पाया जाता है? दोस्तों जो हमारा मैदान पाया जाता है 41% भाग पर। कहीं कहीं आपको 43 भी मिलेगा, पर 41-43 इसी से लगभग है। मैदान की गणना किस श्रेणी के रूप में की जाती है? तो मैदान की गणना दोस्तों द्वितीय श्रेणी के रूप में की जाती है। विश्व में उत्पन्न होने वाली फसलों तथा खाद्य वस्तुओं का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानों में उपजाया जाता है? तो दोस्तों इसमें विश्व में उत्पन्न हुए लगभग 85% भाग। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 90% लोग मैदानों में रहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? तो सभ्यता का पालना दोस्तों मैदान को कहा जाता है। उत्तरी पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो जो चीन का मैदान है दोस्तों रेत व धूल कणों के जमाव से। पवन अपरदित मैदान में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष टीलों को क्या कहा जाता है? तो इंसेलबर्ग। कास्ट मैदानों में यत्र तत्र स्थित अवशिष्ट टीलों को क्या कहा जाता है? तो जो दोस्तों कास्ट मैदान है उसमें जो ह्यूमस पाए जाते हैं, ह्यूम्स। नदी अपरदित मैदान अथवा संप्रदाय मैदान पेन प्लेन में यत्र तत्र पाए जाने वाले प्रतिरोधी चट्टानों के अवशेष को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो मोनेडनॉक। संप्राय मैदान पेनीप्लेन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नदियों द्वारा। पेडी प्लेन मैदान का निर्माण किस क्रिया के द्वारा होता है? तो पेडी प्लेन पवन के द्वारा होता है। पेनी प्लेन नदियों द्वारा, जबकि पेडी प्लेन पवन द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में लोएस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों इनमें से कंबोडिया में नहीं पाया जाता, जबकि न्यूजीलैंड, अर्जेंटीना, यूक्रेन इन सब में लोएस के मैदान पाए जाते हैं। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो जर्मनी में दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट है। पेनाइन जो कि यूरोप में है, अपलेसियन जो कि अमेरिका में, और अरावली जो कि भारत में है। यह उदाहरण है किस पर्वत का? तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन राइन नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइन नदी के किनारे दोस्तों हमारा जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। आइए आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? तो इन्हें कहा जाता है दर्रा। यानी 2 पर्वतों के बीच जो मार्ग पाए जाते हैं उन्हें दर्रा कहा जाता है। इनके जो 2 पर्वतों के, सॉरी दोस्तों, पर्वतों के बीच जो अंतराल पाए जाते हैं इस तरह कटा छटा जो है उसे दर्रा कहा जाता है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों है माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई है 8,848 सेंटीमीटर .86। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 11 देखते हैं, वायुमंडल की संरचना।
चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। 1 मिनट दोस्तों। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो ये हमारा है दोस्तों 97% भाग तक, यानी 97% भाग तक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों जो असत्य है वो सी है, मतलब तीसरा वाला, जब बाकी सब सत्य हैं। आइए देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग, हमारी जो वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है, ये भी सत्य है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैस एवं ऊपरी स्तर में हल्की गैसों का विस्तार पाया जाता है, ये भी सत्य है। जबकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में वृद्धि होती है, ये असत्य है। ये दोस्तों क्योंकि ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में कमी आती है। आइए आगे देखते हैं। वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व कौन सा है? तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व जो है जलवाष्प है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो नाइट्रोजन 78%। बाकी जो 22% के अंदर बाकी सभी गैसें आती हैं, उसमें भी 20% ऑक्सीजन हमारा है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे विद्यमान जो अक्रिय गैस है दोस्तों है आर्गन। अक्रिय गैसें तो सभी है, लेकिन सबसे अधिक अक्रिय गैस जो आर्गन विद्यमान है। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, क्यों? पृथ्वी के विकिरण द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी के विकिरण द्वारा। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो आइए देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों है बी, नाइट्रोजन, जो कि 78% है, फिर ऑक्सीजन 20%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ओजोन। आइए देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने के से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन, जिसका फॉर्मूला है O3। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित गैसों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम दोस्तों यानी कि घटते हुए। तो सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन, उसके बाद है ऑक्सीजन। तो देख लेते हैं 1 और 3 किस में है। तो 1 3 दोस्तों 3 में दिया हुआ है। उसके बाद हमारा आता है आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन। भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन 78.03% है। सही उत्तर चुनना है दोस्तों, जिसमें वायुमंडल की परतों को क्रमबद्धता से हम दर्शाते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सही उत्तर इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा। परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल या और आयतन मंडल। दोस्तों परिवर्तन मंडल को हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो इसका एक ट्रिक हम बनाते हैं, छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ से क्षोभ मंडल, सबको से समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल मैं से, आया से आयन मंडल, और बाहर मतलब वायुमंडल या आयतन मंडल। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो दोस्तों इसका जो मुख्य आधार है वो हमारा है तापमान। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग दोस्तों जो है 14 किलोमीटर है। इन सब ऑप्शनों में जो है 14 किलोमीटर, जबकि शायद 12 है, फिर भी 14 यहाँ पर दिया हो तो आप लोग 14 मान लीजिए। निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो संवहन मंडल दोस्तों क्षोभ मंडल को कहा जाता है। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल में तापमान की सामान्य ह्रास की 1 डिग्री प्रति सेल्सियस प्रत्येक क्या है? तो दोस्तों हम जब 166 मीटर जाएंगे तो प्रति 1 डिग्री सेल्सियस का ह्रास होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इनके बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्षोभ सीमा कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो क्षोभ मंडल में। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडल प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। इसी वजह से क्षोभ मंडल में जेट वायुयान नहीं चलाया जाता, समताप मंडल में चला जाता है। क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर वायुमंडल का निचला स्तर है, जिसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर होती है तो 10 मील तक। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है?
तो क्षोभ मंडल में। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान दोस्तों ऊंचाई के साथ घटता है। समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर है, तो स्ट्रेटोस्फीयर क्या है? वायुमंडल का मध्यस्थ प्रदेश, वायुमंडल का ऊपरी प्रदेश, वायुमंडल का निचला प्रदेश, क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित। तो ये जो है दोस्तों क्षोभ सीमा के ऊपर स्थित है। वायुमंडल की किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता? तो समताप मंडल में, इसीलिए यहाँ पर जेट वायुयान उड़ाया जाता है। ओजोन परत मुक्त कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। यदि ये ओजोन परत यदि क्षोभ मंडल में पाई जाए तो ये हमारे लिए हानिकारक होगी, जबकि समताप मंडल में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूवी किरणों को, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, जिससे हम कैंसर से बचे रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो अभी मैंने आपको बताया ओजोन मंडल। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों? इसका वजह क्या है दोस्तों? इसका वजह है इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती। आइए प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। एक मिनट दोस्तों। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य? आइए देख लेते हैं। समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, सत्य है। समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, गलत है। समताप मंडल की सीमा मध्य मंडल से मिलती है और क्षोभ मंडल से सीमा जो है। इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, ये सत्य है। इस मंडल में धूल, कण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है, सत्य है। इसीलिए इसमें जेट वायुयान उड़ाया जाता है। ओजोन परत के प्रतिवर्ष 7% की दर से अवक्षय के कारण उसमें 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर आकार का एक बड़ा छिद्र बन गया है। यह छिद्र अवस्थित है, तो यह छिद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो अंटार्कटिका के ऊपर। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को दोस्तों जो परावर्तित करती है वो आयन मंडल है। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो आयन मंडल में। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अवक्षय का कारण निम्नलिखित में से कौन सा रसायन है? तो इसमें से दोस्तों जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। रेडियो की लघु तरंगें आयन मंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर वापस आती हैं? तो यह परत से परावर्तित होकर। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम है? तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा जो है मैग्नीटोपॉज, मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, ऊपर से नीचे पूछा हुआ है, इसलिए दोस्तों अगर नीचे से ऊपर पूछता तो सबसे पहले ट्रोपोपॉज, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर मेसोपॉज, फिर मैग्नीटोपॉज। वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है दोस्तों? तो वायुमंडल क्षोभ मंडल में 90% जल वाष्प विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का जो दोस्तों ओजोन मंडल है, रसायन मंडल का एक भाग है। एक मिनट दोस्तों। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को। हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं तो किस में उड़ते हैं दोस्तों? तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कहा जाता है बहिमंडल या बाह्यमंडल। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ट्रोपोस्फियर या क्षोभ मंडल। वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो समताप मंडल में। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो 1013.25 मिलीबार। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है तो ठंडी तथा शुष्क, गर्म होने पर वायुदाब कम होता है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसकी सूचक होती है? तो तूफानी मौसम। सामान्य वायुदाब पाया जाता है सागर तल पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है दोस्तों, देख रहे तो ये सत्य है। वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, ये भी सत्य है। किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है एवं 2 बार घटता है, तो ये भी सत्य है दोस्तों। इसमें जो हमारा सत्य सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? आइए फिर देखते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। वायुदाब के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहा जाता है, सत्य है। वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, ये भी सत्य है। 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी सत्य है दोस्तों। सभी के सभी कथन सत्य हैं। ग्लोब पर, एक मिनट दोस्तों, ग्लोब पर दाब कटिबंधों यानी प्रेशर बेल्ट की संख्या कितनी है? तो दाब कटिबंधों की संख्या दोस्तों है 15 डिग्री।
डोलड्रम पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो जो हमारी डोलड्रम पेटी दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, शायद मैंने आपको इसका क्वेश्चन इसमें बता दिया। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो 7। विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? तो ये जो हमारा मिलता है दोस्तों 5 डिग्री तक। डोलड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है तो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ यानी दक्षिण। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता क्या होती है? तो डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है कि निम्न दाब एवं शांत पवन, इसलिए इस क्षेत्र में चक्रवात नहीं उत्पन्न होते। आइए प्रश्न संख्या 62 तक देख लेते हैं 56 से। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो विषुवत रेखा, सॉरी दोस्तों, हाँ विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले इस क्षेत्र में। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो समताप मंडल। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है तो कितनी ऊंचाई पर है? तो पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो जेट धाराएं जो दोस्तों प्रायः पाई जाती हैं वो हमारी क्षोभ सीमा में पाई जाती हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय संख्या है ये है 5। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आइए देख लेते हैं दोस्तों। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा सही है। वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमाएं नहीं होती, परंतु यह धीरे धीरे विरल होता रह जाता है जब तक कि वह अनवगम्य न हो जाए। यही सत्य है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के वीडियो हम कल लेकर आएंगे।